भारत में किसी यूथ से पूछो कि भारत को आज़ादी किसने दिलाई, वो शायद महात्मा गांधी का नाम लेंगे। उनसे ये पूछें कि भारत को आज़ादी कैसे मिली तो शायद कहेंगे अहिंसा से। ये उत्तर गलत नहीं है, लेकिन 100% सही भी नहीं है। भारत की आज़ादी कई कारणों, विचारधाराओं और निश्चित रूप से कुछ सकारात्मक पहलुओं का परिणाम था। इतिहास को कुछ इस तरह कहना कि हमें आज़ादी अहिंसा से ही मिली उचित नहीं होगा। अब इन घटनाओं को लगभग 8 दशक बीत चुके हैं, लेकिन आज भी चीज़ें धुंधली हैं। कई सवालों के जवाब अभी ढूंढने हैं। कुछ प्रश्न उठाने में बहुत असहजता होती है। इसका मतलब ये नहीं कि हम उन्हें पूछने से कतराते हैं। हमारा अतीत पर सवाल उठाना एक परिपक्व और विकसित लोकतंत्र की निशानी है, तो हम वही कर रहे हैं। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से हम 4 प्रश्नों पर गौर करेंगे। क्या आप जानते हैं कि इतिहास की किताबें क्या कहती हैं? आइए अब देखते हैं कि वास्तव में हुआ क्या था। नमस्कार, मैं हूं अमित राज। हमारा पहला सवाल थोड़ा विभाजनकारी है। किस कारण से ब्रिटेन ने भारत को छोड़ा? गांधी की अहिंसा या सुभाष चंद्र बोस की सेना? दोनों व्यक्तियों की अलग अलग रणनीति थी। गांधी जी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने के लिए अहिंसा का इस्तेमाल किया और अगले ही वर्ष बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना का निर्माण किया। अंतर स्पष्ट है। गांधी ने ब्रिटेन से भारत छोड़ने को कहा और बोस ने कहा मैं उन्हें भारत छोड़ने पर मजबूर कर दूंगा। आखिरकार सफल कौन हुआ? खैर, 1944 में गांधी जी ने ब्रिटेन को एक विकल्प की पेशकश की। उन्होंने कहा हम सविनय अवज्ञा यानी कि सिविल डिसोबीडियंस बंद कर देंगे, लेकिन एक शर्त पर, हमें तत्काल आज़ादी दें। उस समय लॉर्ड वेवल वायसराय थे। उन्होंने इस प्रस्ताव को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा इस पर चर्चा भी नहीं की जा सकती। हालांकि बोस को अधिक सफलता मिली। उनकी भारतीय राष्ट्रीय सेना द्वितीय विश्व युद्ध हार गई और ऐसा कहा जाता है कि 1945 में बोस की मृत्यु हो गई। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए बहुत अच्छा था। 1945 के अंत में भारतीय राष्ट्रीय सेना के सैनिकों पर मुकदमा चलाया गया। उन्होंने शाही जापान के लिए लड़ाई लड़ी थी। अब ब्रिटेन बदला लेना चाहता था और ये अंग्रेजों की सबसे खराब योजना थी। संपूर्ण भारत आईएनए सैनिकों के समर्थन में एकजुट हो गया। अन्यंत्र सैनिकों ने उनसे प्रेरणा ली। ट्रायल के दौरान मुंबई में एक विशाल नौसैनिक विद्रोह छिड़ गया, जिसमें लगभग 20,000 नाविक और 78 जहाज शामिल थे। इसी तरह के विद्रोह चेन्नई और पुणे में भी हुए। कराची और कलकत्ता में दंगे भड़क उठे। अंग्रेज हिल गए। वे सेना के साथ सविनय अवज्ञा को तो संभाल सकते थे, लेकिन यदि सेना ने ही विद्रोह कर दिया तो वो असहाय थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को इसका एहसास हुआ और ये बात उन्होंने 1955 में कही थी। मुझे लगता है कि अंग्रेज इस नतीजे पर पहुंचे थे कि अगर उन्हें भारत पर शासन करना है तो उनका एकमात्र आधार होगा ब्रिटिश सेना का रखरखाव। हालांकि एक समस्या यह भी थी कि 1946 तक ब्रिटिश सेना तबाह हो गई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उन्होंने 3,84,000 सैनिकों को खो दिया था। उन पर 21 बिलियन पाउंड्स का कर्ज था। इसलिए भारत पर कब्जा करने के लिए ब्रिटिश सैनिकों का उपयोग करना इम्पॉसिबल था। उनके पास ना तो जनशक्ति थी और ना ही पैसा। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने सामान पैक किया और चले गए। भारत इस तरह लाभान्वित होने वाला एकमात्र देश नहीं था। ब्रिटेन ने 1946 में जॉर्डन को आज़ाद किया, 1948 में म्यांमार को और 1948 में ही सिलोन या श्रीलंका कहें और 1948 में फिलिस्तीन को भी आज़ाद किया। सो द ग्लोबल ट्रेंड वाज डीकोलोनाइजेशन। अगर हिंदी में कहें तो वैश्विक प्रवृत्ति उपनिवेशवाद से मुक्ति। एकमात्र सवाल यह है कि इसमें इतनी तेजी क्यों आई? तो उस दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे। वर्षों बाद उन्होंने इस बारे में बात की कि वे स्वतंत्रता के लिए क्यों सहमत हुए। उन्होंने कई कारण बताए, लेकिन मुख्य कारण सशस्त्र बलों के बीच वफादारी का कम होना था। अंग्रेज अब उन पर भरोसा नहीं कर सकते थे।
इसलिए उनका सबसे अच्छा विकल्प वहां से चले जाना ही था। अब एटली की टिप्पणियों का सार्वजनिक रूप से पूरा खुलासा नहीं किया गया था। उन्होंने जस्टिस टीबी चक्रवर्ती के साथ निजी बातचीत के दौरान ऐसा कहा था। टीबी चक्रवर्ती उस वक्त पश्चिम बंगाल के कार्यवाहक राज्यपाल हुआ करते थे। इन टिप्पणियों से एक बात तो स्पष्ट हो जाती है, ब्रिटेन ने भारत इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि उनका हृदय परिवर्तन हो गया था, या इसलिए कि अहिंसा ने उनकी अंतरात्मा को झकझोर दिया था। वे चले गए क्योंकि भारत में रहना अब संभव नहीं था। उनके पास भारत की बाकी 30 करोड़ आबादी को नियंत्रित करने का कोई साधन नहीं था। अब हमारा सवाल नंबर 2 यह है कि गांधी जी ने बोस की राजनीति का विरोध क्यों किया। यह स्पष्ट है कि उन्होंने ऐसा किया। 1939 में जब बोस पार्टी इलेक्शन जीत गए तो गांधी जी ने बोस को कांग्रेस अध्यक्ष बनने से रोकने की कोशिश की। गांधी जी ने इसे व्यक्तिगत हार बताया। एक बार फिर यह विचारधारा थी। बोस शीघ्र और पूर्ण स्वतंत्रता चाहते थे और उन्हें डर था कि गांधी जी कुछ कम शायद डोमिनियन स्टेटस पर समझौता न कर लें। इन मतभेदों के कारण प्रतिद्वंद्विता हुई। बोस की कट्टरपंथी रणनीति के कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन 1941 में वे ब्रिटिश भारत से भाग गए। उन्होंने विदेशों में जाकर आजादी के लिए रैली करना शुरू कर दिया। विचार बहुत सरल था कि आपके दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त, और इसी लॉजिक पर वे नाजी जर्मनी और इंपीरियल जापान तक पहुंच गए। अगले वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा कर दी गई। बोस ने इसका समर्थन किया। उन्होंने इसे भारत का महाकाव्यात्मक संघर्ष बताया, लेकिन भावना कभी भी परस्पर नहीं थी। बोस ने 1943 में स्वतंत्र भारत की एक अस्थायी सरकार की स्थापना की, जो निर्वासित सरकार की तरह थी। इसे लगभग 9 देशों ने मान्यता दी। वे सभी जापान और जर्मनी के साथ संबद्ध थे। गांधी जी और कांग्रेस ने कभी भी बोस की सरकार या सेना को गले नहीं लगाया, कम से कम युद्ध के दौरान तो नहीं। ऐसा क्यों? कांग्रेस वैचारिक रूप से ब्रिटेन के पक्ष में थी। वे युद्ध का समर्थन करने के लिए कभी सहमत नहीं हुए। साथ ही आंदोलन के भीतर सत्ता संघर्ष भी था। गांधी को नेहरू अधिक पसंद थे, दूसरी ओर बोस अधिक विद्रोही थे। उन्होंने गांधी के पार्टी नेतृत्व को चुनौती दी थी। अब किस राजनेता को यह पसंद आएगा? बोस और आईएनए के प्रति कांग्रेस का रवैया बदल गया, लेकिन युद्ध के बहुत बाद में। वास्तव में नेहरू आईएनए मुकदमे के दौरान वकीलों में से एक थे। कई इतिहासकारों का कहना है कि वह एक राजनीतिक फैसला था। उस वक्त ट्रायल्स ने लोगों की सोच पर कब्जा कर लिया था, इसलिए अचानक कांग्रेस इसका एक हिस्सा चाहती थी। अब सवाल नंबर 3 हमारा है कि द्वितीय विश्व युद्ध ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को कैसे आकार दिया। हमने आपको बताया कि इसने ब्रिटेन को कैसे तबाह कर दिया था, लेकिन इतना ही नहीं, लगभग 25 लाख भारतीयों ने यूरोप, अफ्रीका और एशिया में युद्ध लड़ा। युद्ध समाप्त होने पर वे घर लौट आए। 1947 तक केवल 8 लाख लोग सेना का हिस्सा थे। बाकियों को मार दिया गया या हटा दिया गया। कल्पना कीजिए, 25 लाख से 8 लाख। हम यहाँ प्रशिक्षित सेनानियों के बारे में बात कर रहे हैं। उनमें से कई आत्मरक्षा इकाइयों और स्वयंसेवी समूहों में शामिल हो गए। उन्होंने अपने साथी भारतीयों को प्रशिक्षित किया, लेकिन विदेश में सेवा का एक मतलब यह भी था कि ये सैनिक नए विचारों, आज़ादी, स्वतंत्रता, लोकतंत्र जैसी चीज़ों से परिचित हुए। उन्होंने किसी और के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी, इसलिए जब वो घर वापस आए तो सोचने लगे कि हमारे अधिकारों का क्या। इससे स्वतंत्रता की मुहिम को और ज़्यादा सपोर्ट मिला। यहाँ तक कि बोस की सेना भी इन्हीं सैनिकों से बनी थी। उनमें से हजारों ने दक्षिण पूर्व एशिया में युद्ध लड़ा था। जापान ने उन्हें पराजित कर जेल में डाल दिया। बाद में यही युद्धबंदी आज़ाद हिंद फौज का हिस्सा बने। और अब हम अपने आखिरी सवाल पर आते हैं। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री कैसे बने? क्या उनका चुनाव सर्वसम्मति से हुआ था? खैर, इससे पहले 1946 में कांग्रेस ने आंतरिक चुनाव कराए, क्योंकि अगला अध्यक्ष चुनने का समय था और वही भारत के अंतरिम प्रधानमंत्री भी होंगे। गांधी जी का चयन शुरू से स्पष्ट था। वे चाहते थे कि नेहरू कार्यभार संभालें। गांधी जी का मानना था कि नेहरू अंग्रेजों के साथ बातचीत के लिए बेहतर उपयुक्त थे। वे कैम्ब्रिज स्नातक थे, वे अंग्रेजी में पारंगत थे, साथ ही वे विदेशों में बेहतर जाने जाते थे।
लेकिन नेहरू को पार्टी की राज्य समितियों से समर्थन की आवश्यकता थी, तभी उनका चुनाव हो सकता था। उनके सामने चुनौतियां भी थीं, सरदार पटेल और आचार्य कृपलानी जैसे लोग। क्या आप जानते हैं परिणाम क्या थे? 15 राज्य समितियों में से 12 ने पटेल को नामांकित किया और उनमें से 3 अनुपस्थित रहे। इसलिए उनमें से किसी ने भी जवाहरलाल नेहरू को नामांकित नहीं किया था। गांधी जी ने यह खबर लोगों को दी, जाहिर है दूसरी तरफ स्तब्ध चुप्पी थी, और नेहरू कभी नंबर 2 नहीं बनना चाहते थे। इसीलिए गांधी जी ने सरदार पटेल को दौड़ से हटने के लिए कहा। चाहे कारण जो भी हो, पटेल को एक अच्छा प्रशासक माना जाता था। वो एक जन नेता थे, वो जमीनी स्तर के बहुत करीब थे। फिर भी वह नेहरू ही थे जो पहले प्रधानमंत्री बने। बाकी जैसा कि कहते हैं इतिहास है, या कम से कम उसका एक संस्करण है। नेहरू भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री बने और 1950 में पटेल की मृत्यु हो गई। इस एपिसोड के पीछे का विचार थोड़ा जटिल है, लेकिन सार यही है, इतिहास हमेशा सही या गलत के बारे में नहीं होता। ऐतिहासिक शख्सियतें हमेशा नायक और खलनायक नहीं होती। वे भी हमारे जैसे इंसान हैं, अपूर्ण लोग जिन्होंने वही किया जो उन्हें सही लगा। क्या बोस और गांधी आमने सामने नहीं थे? बिल्कुल थे, लेकिन वह बोस ही थे जिन्होंने सबसे पहले गांधी को भारत का पिता कहा था, और वो गांधी ही थे जिन्होंने बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा था। वे विचारधारा पर असहमत थे, लेकिन एक चीज उन्हें एकजुट करती थी, स्वतंत्र भारत का सपना। हम अक्सर भूल जाते हैं कि हमारे स्वतंत्रता सेनानी भी राजनेता थे। वे महत्वाकांक्षी थे, वो अपने कैरियर के बारे में सोचते थे, और कभी कभी उन्होंने एक दूसरे को नुकसान भी पहुंचाया। ये महत्वपूर्ण है कि हम अपने स्वतंत्रता संग्राम के हिंसक, अहिंसक और उदासीनता के हर हिस्से को स्वीकार करें और अपनाएं। गांधी जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को जन आंदोलन में बदल दिया। उन्होंने आजादी को हर भारतीय गांव तक पहुंचाया। साथ ही उन्होंने बोस जैसे लोगों को अलग थलग कर दिया। उन्होंने पार्टी में उनकी स्थिति को कमजोर करने का काम किया। हमें यह स्वीकार करना होगा कि दोनों बातें सत्य हैं। यही एक परिपक्व लोकतंत्र की पहचान है। तो कैसा लगा आपको हमारा ये टॉपिक? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।